तुम यहां यहां पर क्या कर रही? उस लड़की को देखकर जितिन के मन में तुरंत ही ये सवाल टपक पड़ा था, लेकिन इससे पहले कि जितिन ये सवाल उस लड़की के सामने रखता, फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और एक और लड़की ने कमरे में एंट्री मार ली थी। जितिन को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। विराज भैया, विराज को क्या हुआ है? विराज को बिस्तर पर पड़ा हुआ देखकर उस लड़की ने तुरंत ही अपना सवाल सामने रखा। कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ है विराज को, बस हाथों और पैर में फ्रैक्चर है जो 21 डेज के कंप्लीट बेड रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। अब ये महाशय आपको लेकर ऊपर से नीचे जो गिरे थे तो बॉडी शॉक में चली गई है। नॉर्मल होने में कम से कम 1 दिन का समय तो लगेगा ही। उसके अलावा मेरे हैंडसम को कुछ भी नहीं हुआ है, वो एकदम परफेक्ट है। ये बोलते हुए जानवी के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई थी, लेकिन उसकी आंखों में विराज के लिए दर्द देखा जा सकता था। विराज के सिटी स्कैन की रिपोर्ट्स नॉर्मल थी, लेकिन उसके राइट हैंड में और लेफ्ट लेग में फ्रैक्चर आया था और उसके लिए उसे पूरे 21 दिनों का बेड रेस्ट लेना जरूरी था। हालांकि इतनी ऊंचाई से एक भारी शरीर का बोझ लेकर नीचे गिरने में इतना ज्यादा फ्रिक्शन मिला कि विराज का ऊपरी शरीर सुन्न पड़ गया था। लेकिन डॉक्टर्स ने जानवी को भरोसा दिया कि चिंता की कोई बात नहीं है, जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे विराज नॉर्मल होता जाएगा। और इसी उम्मीद के साथ जानवी अभी पॉजिटिव अप्रोच लेकर बैठी थी। पिछले 3 घंटों से विराज अनकॉन्शियस था, उसे होश नहीं आया था, लेकिन जैसे ही विराज ने जानवी की आवाज सुनी वैसे ही उसका अनकॉन्शियस माइंड हरकत करने लगा था। साथ ही साथ जानवी और उस लड़की की बात सुनकर विराज को यह भी पता चल गया था कि वो वही लड़की है जिसे विराज ने बचाया है और वो लड़की विराज का हाल जानने आई है। ये सब सुनकर विराज को काफी अच्छा लग रहा था, स्पेशली जब जानवी ने विराज को हैंडसम कहा तो विराज अपने अनकॉन्शियस माइंड में खुशी से झूम उठा था। अपनी खुशियों को गले से लगाते हुए विराज एक गहरी नींद में चला गया था। जी ठीक है, आप भैया का ध्यान रखिएगा। भला वो लड़की और बोल भी क्या सकती थी। विराज के लिए अपनी बेस्ट विशेस छोड़कर वो लड़की उस कमरे से बाहर निकल गई थी। उस लड़की के सामने विराज का हेल्थ स्टेटस बताते हुए जानवी जितना स्ट्रांग दिखने की या फिर होने की कोशिश कर रही थी, असल में वैसा कुछ भी नहीं था। विराज को इस तरह बिस्तर में पड़ा देखकर जानवी के मन में एक कसक जाग उठी थी। 4 दिन बाद जानवी की एंगेजमेंट होने वाली थी और इस सिचुएशन में विराज का उसकी एंगेजमेंट में जाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। हालांकि जानवी के मन में विराज को लेकर कई सारे सवाल थे। जानवी तो ये भी नहीं जानती थी कि विराज ने उसके सामने कौन सा मुखौटा पहन रखा है, लेकिन जानवी की पूरी उम्मीद भी विराज के साथ ही जुड़ी हुई थी। लेकिन अब जानवी को अपनी जिंदगी कुछ डाइसी डाइसी नजर आ रही थी। शायद कुदरत भी अब उन दोनों को मिलाने की मांग नहीं कर रही थी, लेकिन जानवी को विराज से कोई शिकायत भी नहीं थी। मनी मन जानवी ने मान लिया था कि शायद वो विराज को ठीक से नहीं समझ पाई। अपनी उम्मीद के सपनों को पूरी तरह से त्यागते हुए जानवी ने विराज का हाथ उठाया और उसे लगातार चूमने लगी थी। ये दूसरी बार था जब जितिन अपने सामने जानवी को देख रहा था। जितिन की जानवी से पहली मुलाकात कल ही गुलमोहर गार्डन में हुई थी। जितिन ने इससे पहले जानवी को ना तो कभी देखा था और ना ही कभी विराज के मुंह से उसका नाम सुना था। जितिन के मन में भी कई सारे सवाल थे, लेकिन उनका जवाब देने के लिए कोई नहीं था। जैसे तैसे हिम्मत करते हुए जितिन ने अपना मुंह खोलना चाहा, लेकिन जब जितिन ने जानवी को विराज का हाथ थामकर उसे चूमते हुए पाया तो जितिन के मन में उठ रहे सारे सवाल अपने आप खामोशी की लहर पकड़ चुके थे। जानवी के इस बिहेवियर को देखते हुए जितिन को इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि विराज और जानवी के बीच कुछ है, कुछ तो जरूर है, क्योंकि आज तक जितिन ने कभी किसी लड़की को विराज के दिल में इतना करीब नहीं देखा था। जितिन को इस रिश्ते की प्योरिटी साफ दिखाई दे रही थी और यही वजह थी कि जितिन ने उस रिश्ते का मान रखा और जानवी से कोई सवाल जवाब नहीं किया था। करीब 5 मिनट तक विराज का हाथ थामकर उसे लगातार चूमने के बाद अपनी बेबसी को
उसी कमरे में छोड़ते हुए जानवी वहां से चली गई थी। जानवी के वहां से जाने के बाद पूरे कमरे में एक अजीब सी खामोशी महसूस की गई, जैसे मानो रोमियो और जूलियट एक दूसरे से बिछड़ गए हों। जितिन ने इस बार भी अपने मुंह पर ताला लगाए रखा और जानवी से कुछ भी कहने की कोशिश नहीं की। जितिन भी विराज के पास आकर बैठ गया था और जल्दी से जल्दी विराज के होश में आने की दुआ कर रहा था। ना जाने कब, लेकिन थोड़े समय बाद जितिन भी विराज के बिस्तर पर अपना सिर टिकाए सोते हुए देखा जा सकता था। कुछ साल पहले पोलो क्लब एंड रिसॉर्ट्स, मुंबई। टेबल नंबर 21 पर एक लड़का लगातार विस्की के पैग मारता जा रहा था और अपनी नजरों को इधर से उधर घुमाते हुए किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के की हरकतों से ये साफ पता चल रहा था कि या तो वो बहुत डरा हुआ है या फिर उसके कॉन्फिडेंस के 12 बज गए हैं। लेकिन वो डरा हुआ क्यों था और वो किसका इंतजार कर रहा था? इंतजार का वक्त खत्म हो गया और एक सेक्सी सी लड़की जिसने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी, वो टेबल नंबर 21 के सामने आई और उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोली, इज दैट यू? जैसे ही उस लड़की के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही वो लड़का सकपका सा गया था। तुरंत ही उस लड़के ने पीछे मुड़कर देखा। बाद में जब उसे एहसास हुआ कि वो लड़की उससे ही बात कर रही है, तो तुरंत ही वो अपने सोफे से उठा और इम्पेशेंट होते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ा और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला, यस इट्स मी, प्लीज हैव अ सीट, थैंक यू। ये बोलते हुए उस लड़की ने उस लड़के से हाथ मिलाया और तुरंत ही सोफे पर बैठ गई थी। सो वर यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग? तुरंत ही उस लड़की ने सवाल करते हुए कहा। नो, आई जस्ट केम 5 मिनट्स बैक। सवाल का जवाब देते हुए उस लड़के ने अपने झूठ की चादर फैला दी थी। भाई साहब पिछले 45 मिनट से उस लड़की का इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये बोलने में भी उसकी हालत टाइट हो रही थी। इससे साफ पता चलता है कि सामने वाला इंसान कोई बहुत बड़ी तोप थी। वेटर को अपनी स्पेशल ड्रिंक का ऑर्डर देने के बाद तुरंत ही उस लड़की ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, ओके सो मुझे तुम्हारे इंट्रोडक्शन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे इंट्रोडक्शन की बहुत जरूरत है। माई सेल्फ नताशा जिंदल, जिंदल परिवार की होने वाली उत्तराधिकारी। दैट्स इनफ, मेरा सरनेम ही काफी है। हालांकि नताशा जिंदल को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन नताशा की टेस्ला और उसके सरनेम से उसकी पर्सनालिटी में जबरदस्त निखार दिखने को मिल रहा था। ऊपर से नीचे तक नताशा पैसों से लदी हुई रहती थी। कानों में हीरे के इयररिंग्स, गले में हीरे का हार, महंगी ड्रेसेस, महंगे एक्सेसरीज, यहाँ तक कि उसकी टोन में भी पैसा छलकता था। अब इतनी पावरफुल लड़की के सामने भला वो लड़का बोल भी क्या सकता था? नताशा की बात सुनकर किसी गूंगे की तरह वो चुपचाप अपना सिर हिलाते हुए बैठा था। उस लड़के की ये हरकत देखकर नताशा को भी पता चल गया था कि वो बहुत डरा हुआ है और ये नताशा के लिए बहुत ही फायदे वाला सौदा था, क्योंकि वो आसानी से उस लड़के को अपनी बातों में फंसा सकती थी और उस लड़के के पास नताशा के चुंगल से बचने का और कोई रास्ता भी नहीं था। लेकिन साथ ही साथ नताशा के मन में एक डर ये भी था कि कहीं ये लड़का पलट गया तो, कहीं डर के मारे इस लड़के ने नताशा का सारा प्लान फ्लॉप कर दिया तो। नताशा को रियल लाइफ में हारने का कोई शौक नहीं था, इसीलिए पैसों के दम पर ही नताशा अपने खेल को अंजाम तक पहुंचा सकती थी और इसके लिए नताशा को इस लड़के को बोतल में उतारने की जरूरत थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि आसानी से हो जाएगा। तो चलो अब हम सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुझे किसी भी हाल में जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी बनना है। विराज जिंदल नाम का मेरा कोई भाई नहीं है, वो एक कलंक है, कलंक, और उस कलंक को मैं अपने जिंदल परिवार के नाम से हमेशा के लिए मिटा देना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस काम में तुम जरूर मेरा साथ दोगे। अगर तुम पीछे हटना चाहते हो तो हट जाओ, अभी भी बहुत समय है, क्योंकि अगर एक बार तुम इस मिशन का हिस्सा बन गए तो फिर इस मिशन से बाहर नहीं निकल पाओगे। अंत में बोले गए शब्दों को नताशा ने जानबूझकर उस लड़के के सामने रखा था, क्योंकि वो उस लड़के का रिएक्शन देखना चाहती थी और इसी के साथ अपना पक्ष भी मजबूत करना चाहती थी। जब नताशा जिंदल अपनी बात रख रही थी, तब उस लड़के का पूरा ध्यान नताशा के गोरे बदन पर मंडरा रहा था
नताशा जैसी खूबसूरत और अमीर लड़की उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। नताशा एक ऐसी शख्सियत थी कि अगर उसे 2 मिनट लगातार घूर लो तो बस आपको उससे और उसकी खूबसूरती से प्यार हो जाएगा। दरअसल वो इतनी भी खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसका बोल्ड लुक लोगों को उसका दीवाना बना देता था। और यही कारण था कि नताशा को देखने के बाद उस लड़के के तोते पूरी तरह से उड़ते हुए नजर आ रहे थे। एक तरफ तो खूबसूरत नताशा जिंदल थी और दूसरी तरफ विराट जिंदल को जड़ से मिटाने की प्लानिंग थी। इन दोनों ही चीजों से उस लड़के का बीपी बढ़ रहा था। उस लड़के की घबराहट और उसकी बेचैनी को नताशा इजीली ऑब्जर्व कर सकती थी। नताशा इसी का तो इंतजार कर रही थी। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। जब उस लड़के की तरफ से नताशा को कोई जवाब नहीं मिला तो तुरंत ही नताशा ने अपने मासूम अंदाज को सामने लाते हुए कहा, व्हाट्स रॉन्ग, डील और नो डील? क्या तुम मेरा साथ नहीं दोगे? हाँ जी, नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है हाँ। जब उस लड़के ने अपना मुंह खोला तो उसने अच्छे खासे सवाल के जवाब का रायता बना दिया था और नताशा के लिए कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ गया था। उस लड़के की हिचकिचाहट समझी जा सकती थी और अगर नताशा को अपने मुकाम पर पहुंचना था तो उसे उस लड़के के डर को अच्छे से समझने की जरूरत थी। अगर तुम्हें कुछ डाउट है, कोई सवाल है, तो तुम खुल के मुझसे पूछ सकते हो। हम अगर एक होकर नहीं चलेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी। अपनेपन का पैंतरा खेलते हुए नताशा ने उस लड़के के सामने अपनी चाल चल दी थी। नो नो, नथिंग लाइक दैट, बस मुझे करना क्या होगा? उस लड़के ने सरल अंदाज में अपना छोटा सा डाउट सामने रखा, जो असल में पूरे खेल का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन था। सीधा खेल के मुद्दे पर पहुंच गए, क्या बात है, बड़े फास्ट हो तुम तो। खैर, मैं भी इस पॉइंट पर आने ही वाली थी। देखो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि विराज की गैंग में तुम्हारी क्या वैल्यू है। अगर तुमने महाभारत देखी है तो तुम्हें शकुनी मामा का रोल अदा करना होगा, लेकिन उस रोल में थोड़ा बहुत चेंजेस हैं। कैरेक्टर वही रहेगा, लेकिन काम करने का अंदाज बदला हुआ होगा। तुम्हें कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस जैसा चल रहा है उसे चलने दो। इक्वेशंस और सिचुएशंस को क्रिएट करने का काम मेरा होगा। तुम्हें बस पूरी तरह से विराज का भरोसा जीतना है और जैसे जैसे तुम अपने मुकाम पर आगे बढ़ोगे वैसे वैसे विराज के लिए रास्ते डिफिकल्ट और भी ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएंगे। सही समय आने पर इस खेल की आखिरी चाल मेरी होगी, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा भी होगा। तुम्हें क्या लगता है, अगर विराज जिंदल परिवार का उत्तराधिकारी बन गया तो तुम भी अरबपति खरबपति बन जाओगे? सोचना भी मत, लेकिन हाँ, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें अरबपति जरूर बना दूंगी, ये मेरा वादा है। ये बोलते हुए नताशा जिंदल ने अपना पर्स खोला और 20 करोड़ रुपए का चेक निकालकर सीधा उस लड़के के सामने रख दिया था। करोड़पति, अरबपति, खरबपति, ये सब हो ना हो, मुझे तो सिर्फ पति बनना है। जी नहीं, उस लड़के के दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल नहीं आया था, लेकिन हाँ, 20 करोड़ का चेक रखूं या ना रखूं, ऐसा ख्याल उसके दिमाग में जरूर आ रहा था। अब ऐसा ख्याल क्यों आ रहा था, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। वैसे ये लड़का है कौन? विराज की गैंग में ऐसा कौन है जो नताशा के साथ मिलने जा रहा था? आपको क्या लगता है, क्या ये लड़का नताशा के साथ मिल जाएगा? क्या विराज की आंखें अपनी गैंग में एक सही इंसान को चुनने में धोखा खा गई थी? कौन होगा ये लड़का? क्या ये लड़का सनी है या फिर प्रखर, या फिर विराज की गैंग का एक ऐसा नगीना जो छुपकर विराज को तबाह करेगा? क्या नताशा जिंदल पास्ट में विराज की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर चुकी है कि सनी और प्रखर का नाम ही मिट चुका है? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।